अंबेडकर को इंसान के स्वरूप में नहीं देख सकते। अंबेडकर वह है जो जन्मे और भारत की एक बड़ी आबादी का जीवन बदल गया। आपने बोला कि बाबा साहब एक इंसान के रूप में आप देखते होंगे, मैं उसे ईश्वर स्वरूप मानता हूँ। बिहार के आदिवासी जिले से गांव से आता हूँ। मेरे पूर्वज मुस्लिम नहीं थे, मेरे पूर्वज भी वही लोग थे जिनकी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। तो मैं उनको इस स्वरूप देखता हूँ और उसके उस नीले झंडे के नीचे मानवता बसती है, इंसानियत बसती है, करुणा बसती है, दया बसती है। उस झंडे के लिए मुझे 4000 किलोमीटर पैदल कहीं जाना होगा तो हम आ जाएंगे। हम सब राष्ट्र प्रेमी हैं, खाली बीजेपी में नहीं है राष्ट्र प्रेमी। ये प्रभु इतनी बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। कोई चैनल खोल लो, अगर दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान दिखाए, अभी कहीं खून गिर जाए ना जी, सारे के सारे एक लाइन में बोलेंगे जैसे किसी ने 10-12 पशु पाल रखे और वो कहे शू तो सारे भौंकने लग जाते हैं। ऐसा हिसाब हो रखा है जी। मीडिया के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, रेडियो लगाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। आज रामलीला मैदान में इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं और इस रैली का नाम रखा गया है संविधान बचाओ महारैली। उदित राज द्वारा करवाई जा रही है और साफ साफ इस रैली को सांकेतिक रैली बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से 2-3 महीने पहले विवेक देबरॉय का जो बयान आया था संविधान को लेकर, उस बयान के खिलाफ ये विरोध है और जनता यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। जो संख्या है आप वो देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में पूरे देश भर से लोग आए हैं। इरफान हमारे साथ हैं, आज ये भी इसी रैली में आए हैं। इनसे सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। और जो इतने लोग आज यहाँ आए हैं, क्या वो बयान 2-3 महीने के बाद भी लोग उसी तरीके से उसको देख रहे हैं, उतना ही विरोध लोगों के बीच में है? और 2024 नजदीक आते आते क्या इसी बयान के चलते राजनीतिक मोड़ एक लिया जा सकता है? इरफान से चर्चा करते हैं। इरफान, सबसे पहले तो आज आप इस रैली में आए हैं, आप सारी चीजें देख रहे हैं, क्या सोच कर आए हैं, क्यों इस रैली में आया गया? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक है, हृदय की गहराइयों से उनको जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल और जय भीम। दीदी, संविधान बचाओ महारैली है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मैं हरियाणा की सरजमी पे खाता कमाता हूँ और मैंने अपना कीमती समय यहाँ के लिए निकाला। दीदी, यहाँ आया तो पता देखा कि बहुत बड़ी संख्या में मेहनत कश लोग, गरीब मजदूर किसान आए हुए हैं। और दीदी, सरल भाषा में कहें, ABCD आता नहीं और मोदी जी पढ़ाता नहीं। आज देश को में संविधान बचाने की लड़ाई है। दीदी, एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार। आज हालत ये है कि रोटी वाला हो या कोठी वाला अपने जज्बात रखने में डरता है। ये भय का माहौल। आज अगर कोई भी बोलता है, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है खाने कमाने वाला, तो उस पर एंटी नेशनल का ठप्पा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाते हैं। और कोई खाता कमाता अच्छा कारोबारी है तो ED लगाते हैं। और वो राजनीतिक प्रतिबंध रखता हो, दुश्मनी रखता हो, यानी लगता हो कि नरेंद्र मोदी जी को कि ये मेरे विरोध में मुझे हानि पहुंचा सकता है, तो उसमें CBID और IT सारे जितने महकमे हैं लगा देते हैं। ए प्रभु, ये कैसी लीला है कि जितने बीजेपी में है सारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और विपक्ष में जितने हैं सारे नटवर लाल। ए मोदी जी, तुम्हारी अंपर पार है, तुम्हारी लीला महान है। मैं क्या कहता हूँ दीदी कि अंबेडकर एक इंसान नहीं है। आप ईश्वर के स्वरूप को कैसे मानेंगे? आप ईश्वर को किस नजरिए से देखेंगे? ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, जीसस, गुरु जितने भी आए हैं, उन्होंने अपने लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बेहतर ही चाहा है। अंबेडकर को इंसान के स्वरूप में नहीं देख सकते। अंबेडकर वह है जो जन्मे और भारत की एक बड़ी आबादी का जीवन बदल गया। आपने बोला कि PM मोदी सीधा ED पहुंचा देते हैं, CBI पहुंचा देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं PM मोदी। मैंने क्या कहा? बीजेपी में सारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और विपक्ष में नटवर लाल। अरे ये कुछ नहीं है दीदी। आज ये रेडी वाला आपके सामने बोल रहा है, कभी इस पे एंटी नेशनल का ठप्पा लग जाए, पुलिस की गिरफ्त में आ जाए और मेन मिस्ट्री चिल्लाए, देखिए इस बिरयानी के नीचे जो सिलेंडर है यही बड़ा घातक था। एक आम आदमी आज इस फिकर में, कहना रोटी वाला हो या कोठी वाला, सब चिंतित है। मैं क्या कहता हूँ, 9 साल हो गए सरकार के, 9 साल बेमिसाल। मेरे बात सुनिए, मुझे सगमा लग जाएगा ऐसे ऐसे बात करूँ। एक जिम्मेदार पत्रकार है आप। देखिए 9 साल क्या चला, हिंदू मुसलमान। लास्ट ईयर चल रहा है इजराइल हमास, लास्ट ईयर इजराइल हमास। हम तंग आ गए, हमारे खून से, हमारे कानों से खून आने लगा, आत्मा बेचैन है। रात को सोते सोते उठ जाते हैं, अरे कहाँ क्या हुआ,
कहाँ क्या हो गया, इतना डरा दिया है। और देखिए उदित राज जी के नेतृत्व में संविधान बचाओ महारैली का उद्देश्य यह है, जब 24 में देश की आम गरीब जनता, मेहनत का जनता बड़ी प्रभावशाली कदम रखेगी और गौरवशाली इतिहास बनाएगी 24 में। और इन 9 सालों में जो बकवासबाजी हुई है, इसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ। बात होगी ऊर्जा की, उसके महत्व की और प्रयोग की, उसके शोध की, प्रयोग की, खेल मनोरंजन और ज्ञान की, जीवन प्रगति और विज्ञान की, सूर्य की, वायु की, जल की, आज और बेहतर कल की। तो आपने बोला कि 9 साल बकवास जो बीते हैं, बीजेपी बोलते हैं 9 साल बेमिसाल बीते हैं। बीजेपी बोलती है 9 साल बेमिसाल गुजरे हैं। मैं कहता हूँ जमी पे बहते लहू का हिसाब चाहता हूँ, अब मैं गुलाम नहीं आजाद हूँ, इंकलाब चाहता हूँ। और पीएम मोदी ने जो लाल किले से बोल दिया है कि 2024 में भी वही आने वाले हैं, झंडा लहराने वाले हैं। मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश की आवाज़ है। मैं उनके सम्मान में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, लेकिन बतौर लोकतंत्र में यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिसने वोट लिया, जो देश चला रहा है और वोट देने वाला घर नहीं चला रहा, तो सवाल पूछने का हक रखते हैं जी। हम सवाल पूछने का हक रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैंने जब राजा बाबू देखी गोविंदा की, तो गोविंदा में राजा बाबू ये वकील की ड्रेस में, ये पुलिस की ड्रेस में। अब करिश्मा कपूर बोली आपका लड़का क्या है, बोली कुछ नहीं, ये तो शौक है। तो राजा बाबू में इतनी एक्टिंग तो गोविंदा ने नहीं करी जितने हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। अरे एक्टर बता रहे प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री से बड़ा आर्टिस्ट और एक्टर इस देश में नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों बहनों, तो भाई बताते हैं अदानी को और बहन बनाते नीता अंबानी को, और देश में कोई नहीं भाई। आम जनता की, गरीब जनता की बात करते हैं, अनाज देने की बात करते हैं। इसीलिए तो आम जनता कह रही है गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, अंबानी वाली ये सरकार नहीं चलेगी, अंदानी वाली ये सरकार नहीं चलेगी। और वक्त की कोख में क्या पढ़ रहा है लड़का या लड़की है, तो वक्त बताएगा 24 में। हमारा इम्तिहान ना लो, हम देश की मेहनत का, गरीब आबादी का। मैं क्या कहता हूँ, मोदी जी तुम्हारी फाइलों में हम गरीबों के घर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। लेकिन जो आज जो रैली है, संविधान बचाओ रैली रखा है, और जिस व्यक्ति ने बयान दिया है वो पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? देखिए बाबा साहब और हमारे वीर सावरकर के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कुछ बातों को लेके बहुत विवाद था, और वो विवाद हमेशा रहा भी, और आज भी वो विवाद दिखता है। दीदी छोटा मुंह बड़ी बात, मैं तो अलग जगह से आता हूँ, समझ रहे हैं। हालात कैसे भी हो, इंसान को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा साहब एक इंसान के रूप में आप देखते होंगे, मैं उसे ईश्वर स्वरूप मानता हूँ। बिहार के आदिवासी जिले से, गांव से आता हूँ। मेरे पूर्वज मुस्लिम नहीं थे, मेरे पूर्वज भी वही लोग थे जिनकी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। हम आज इसलिए नहीं मैं उनका इतना नाम लेता हूँ, वो मेरे जीवन की जीवन शैली है, मेरे सांसों की ताकत है, और मेरे आजाद अल्फाजों की बुलंद आवाज़ है। तो मैं उनको इस रूप देखता हूँ, और उस नीले झंडे के नीचे मानवता बसती है, इंसानियत बसती है, करुणा बसती है, दया बसती है। उस झंडे के लिए मुझे 4000 किलोमीटर पैदल कहीं जाना होगा तो हम आ जाएंगे। हम सब राष्ट्र प्रेमी हैं, खाली बीजेपी में नहीं है राष्ट्र प्रेमी। हम सब अपनी ज़िंदगी में अपनी धरती से, अपनी ज़मीन से प्यार करते हैं। हम अलग अलग धर्म, संस्कृति, कल्चर, जात वात, नेशन, रिलीजन से अलग हैं, लेकिन बतौर भारतीय और इंसान हैं, और इंसान होने का की जज्बात रखते हैं। दीदी आपको मैं क्या बताऊँ, आज मैं पहले आपके चैनल पे कहता था गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, अब ये खूनी मीडिया हो गई है। खून देखते के साथ ही उछलना, अरे बम गिरा, अरे ये हुआ, अरे वो हुआ, गला बैठ गया। बाबा इतना दर्द में टीवी देखना। इजराइल पहुंचे हुए हैं, युद्ध की स्थिति दिखा रहे हैं आम जनता। युद्ध की स्थिति नहीं दिखा रहे हैं, ये लाशों का मजाक बना रहे हैं। दीदी आप इजराइल पे आइए, देखिए इजराइल के पास दीदी एक राष्ट्र है ना, 1948 के रूप में इजराइल का स्वरूप आया, देश की स्थापना हुई। इजराइल के पास वायुसेना, थल सेना, नेवी। आज पूरी दुनिया और अमेरिका कहता है इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है और होना भी चाहिए, लेकिन उसके पड़ोस में बेटा फिलिस्तीन, ना उसके पास वायु है, ना थल है, ना नेवी है, ना किसी प्रकार की सेना है।
उसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और इन लोगों की चमड़ियां उधेड़ रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में उनके ताबूत बना दे रहे हैं और दुनिया खड़ी तमाशा देख रही है। हम भारतीय हैं, हम आध्यात्मिक धरती पे जन्मे हैं, हम खून नहीं देख सकते, हम प्रेम के। कोई कहता है कि 1992 में कश्मीरियों का पलायन हुआ, मुस्लिम खामोश रहे, तो मैं बतौर मुस्लिम इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि यह हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गाली होगी अगर आप हमास पे, फिलिस्तीन पे रोते हैं, सॉरी हमास कह रहा हूँ, फिलिस्तीन पे रोते हैं, तो आपके ही देश के अलग एक राज्य में लोगों को क्यों उसके नस्ल या जाति या धर्म के आधार पे वहाँ से निकाला गया? अगर आप उनके लिए रोते हैं तो आज भी जो टारगेट किलिंग होती है तो उस पर आप खामोश कैसे रह सकते हैं? आपको पूरे ही देश को, हम आध्यात्मिक धरती पे जन्मे हैं, यहाँ पे ज्योतिबा फुले, अंबेडकर जैसी महान हस्तियाँ जिन्होंने दुनिया को मानवता दी और मानवता का पाठ आज तक पढ़ाया जा रहा है, उसकी धरती पे, उनकी धरती पे हम किसी भी कम्युनल वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें हमेशा मानवतावादी पक्ष लेना चाहिए। तो आपने जिस प्रकार से बोला कि इजराइल फिलिस्तीन को देखकर मीडिया ही अलग तरीके से रुख कर रही है, लेकिन मीडिया अपने आप को ये दिखा रही है कि वो लोग बिल्कुल धरातल की बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों को इजराइल के हालात दिखा रहे हैं, फिलिस्तीन के हालात दिखा रहे हैं। ये प्रभु, इतनी बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। कोई चैनल खोल लो, अगर दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान दिखाए, अभी कहीं खून गिर जाए ना जी, सारे के सारे एक लाइन में बोलेंगे जैसे किसी ने 10-12 पशु पाल रखे और वो कहे शू तो सारे भौंकने लग जाते हैं। ऐसा हिसाब हो रखा है जी। मीडिया के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, रेडियो लगाता हूँ, हर पल एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ और बुराइयों से बचने की कोशिश करता हूँ। तो ये कहता हूँ कि मीडिया का रवैया, खास करके हमारी मीडिया का रवैया ठीक नहीं है। अगर आप ना हो तो समझ लीजिए कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। जितनी थोड़ी बहुत सांसें हम ले रहे हैं, जितनी थोड़ी बहुत ताकत हम में है, जितना हम बोल पा रहे हैं, आप ही की देन है। सर झुका के प्रणाम और सलाम करते हैं आप। लेकिन अभी जो बयान जिस प्रकार के आ रहे हैं, आपने बोला लोकतंत्र अगर है अभी तो इन्हीं सब चीजों के लिए है, संविधान को बदलने के बयान आ रहे हैं कि 2046 तक नया संविधान की जरूरत है, भारत की जनता को खुद को नया संविधान देना चाहिए। ये सारे बयानों के विरोध में आज इतनी बड़ी रैली। संविधान क्या है? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो देश की आत्मा है। वो समाज में सबसे लास्ट में खड़ा हुआ वो व्यक्ति जिसकी आवाज भी कोई सुनने को तैयार नहीं, उसकी लड़ाई लड़ाता है संविधान। इसे कैसे बदल सकते हैं? संविधान औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, बूढ़ों को, श्रमिक को, कारोबारी को, हर एक इंसान को एकता की डोर पे दौड़ता है। यही तो दिक्कत है, इन्हें एकता पसंद नहीं है। ये संविधान एकता देता है, इन्हें नफरत पसंद है, इन्हें तोड़ पसंद है। अरे हमने भी अपने प्राणों से मोह मोड़ लिया है साहब, कल की जगह अभी गोली मार दो, जेल में डाल दो। डर मौत से नहीं, जिस्मानी तकलीफ से लगता है। जब आपका डंडा मेरी चमड़ी को रेन देगा ना तो मैं कहूँगा प्रभु माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन यकीन मानना, ये गलती दोहराने से आप मुझे रोक नहीं सकते। मतलब यहाँ जितने लोग आए हैं वो दोबारा आएंगे अगर ऐसे बयान आए तो? ये लोग नहीं, ये जिंदा दिल लोग हैं। लोगों की तादाद तो बहुत है, ये वो लोग हैं जो जिंदा दिल हैं, जो इस बात को मानते हैं कि हम तेरे जुल्म को मानने से 1000 बार इनकार करते हैं। लेकिन अगर बदलने की कोशिश की गई, अगर अभी भी संविधान के बारे में ऐसे बयान आते रहे तो क्या किया जाएगा? तो हमारा इतिहास ऐसा है कि लाहौर में जब साइमन कमेटी आ रही थी तो लाला लाजपत राय ने पीसफुल तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया और अंग्रेजी सरकार ने डंडे मार मार के मार दिया। उसका परिणाम स्वरूप क्या था कि शहीद भगत सिंह ने सेंटर में गोली मारी थी। तो भारत का इतिहास बड़ा गौरवशाली है साहब। कहना क्या चाहते हैं इन सारी चीजों? नहीं, हम अपने पूर्वजों का इतिहास बता रहे हैं। हम तो अहिंसावादी लोग हैं, गांधी को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, लेकिन हम अपने देश का इतिहास बता रहे हैं कि हम उस इतिहास के पन्नों से जुड़े हुए लोग हैं। हम उसी किताब से जन्मे हैं जहाँ शहीद भगत सिंह जन्मे हैं। तो आप हमें लाठी डंडे गोला बारूद बम भोला आप मुझे बांट सकते हैं, लेकिन पहचान तो मेरी भारतीय है। इसी जन्म धरती से जन्मा हूँ, सब मानवतावादी प्रेमी हूँ। आपसे आपका हमेशा विरोध करता रहूंगा। मोदी जी बुढ़ापे में गाल लाल हो गए, मेरी जवानी में काले हो गए, कुछ तो फर्क होगा ना साहब। मोदी जी में फर्क तो होगा ही, मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने वोट ली, वो देश चला रहे और हमने वोट दी, हम घर नहीं चला पा रहे, कुछ तो फर्क होगा ना साहब। इसीलिए तो आए हैं, बोलिए ना साहब, कुछ कर दीजिए साहब। ये खड़ी मुखर्जी नगर की बड़ी सी ऊंची इमारत, बहुत सारे काउंसलर इसके अंदर बैठे हुए नीतियाँ बना रहे होंगे।
लेकिन किसी के एरिया में भी चले जाओ, आज भी मानवता शर्मसार है। आप सीपी में खड़े होके भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। भारत की बहुत बड़ी आबादी आज भी स्लम में, गाँव में, खेतियारी में और बहुत ही सभी संसाधनों से वंचित जीवन जी रही है। शिक्षा, स्वाद तो छोड़िए, सब रोटी नहीं मिल रही है। 70 साल बाद भी जब आप ग्लोबल इंटरनेशनल स्तर की बात करते हैं, खुद को हीरो बताते हैं, जैन वंशन बताते हैं, सब कभी तो आइए मेरे घर में झांकिए ना, मेरे घर गरीबों के घर में। हाँ, कभी तो गरीबों के घर में आके झांकिए। हम हमारे चूहे भी कुपोषित हैं। अच्छा, बड़ी चूहे भी कुपोषित है, लेकिन अनाज तो फ्री में देने का काम कर रहे हैं मोदी जी। अरे साहब, वो क्या देंगे? जिन्हें हमने वोट दिए, जो हमारी वोट से प्रधानमंत्री बनेंगे वो हमें देंगे। इसीलिए कहता हूँ, ये अंडानी की सरकार नहीं चलेगी, ये अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, मानवता विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। 2024 पर इशारा है सीधे सीधे। अरे भैया, देश की गरीब जनता बड़ी प्रभावशाली होकर अपना कदम रखती है और गौरवशाली इतिहास बनाती है। हम मैदान से, धरती से नमन करते हुए कहते हैं, इतिहास बनाने आए। इतिहास बनाने आए तो इतनी भीड़ देखकर साफ साफ लग रहा है कि जो इनके लफ्ज सामने आ रहे हैं कि आज इतनी मेहनतकश जनता यहाँ पे है, कुछ ना कुछ इतिहास बना कर ही जाएगी। और ये इशारा साफ साफ 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर है। अगर ऐसे ही बयान आते रहे तो 2024 लोकसभा इलेक्शन में केंद्र में क्या होने वाला है, क्या पलटी जनता मारने वाली है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। इसी प्रकार जनता के मुद्दा तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।